हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे जनरल साइंस एनसीईआरटी प्लस लुसेंट एमसीक्यू सीरीज का सेट नंबर 1 जो कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 to 10 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम। जब हम लोग पानी को हीट करते हैं, गर्म करते हैं 0 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए इंक्रीज करेगा, ऑप्शन बी है डिक्रीज, ऑप्शन सी है डज नॉट चेंज, ऑप्शन डी है फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। तो सही आंसर क्या होगा? तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम कितने पे होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस आपको याद रखना है कि वाटर की जो डेंसिटी होती है मैक्सिमम कितने पे होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। एक्चुअली 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है? ऑलमोस्ट फ्रीज होता है, सॉलिड होता है। तो फिर जैसे हीट करते हैं ना, तो एक आइस क्रिस्टल बनता है और काफ़ी क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन हमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि वाटर की जो डेंसिटी होती है मैक्सिमम कितने पे होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। अब मान लो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, एक रफ आइडिया दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस है, 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है? डेंसिटी मैक्सिमम होती है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हुआ होगा। हीटिंग के केस में बोल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ होगा? इंक्रीज हुआ होगा। फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद नॉर्मल लिक्विड की तरह, इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज होने लगेगा। डेंसिटी डिक्रीज होने लगेगा, मतलब 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक ये इंक्रीज करेगा। 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम हो जाएगा और वॉल्यूम आपका मिनिमम होगा। डेंसिटी मैक्सिमम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? मिनिमम होगा। फिर इसके बाद क्या होगा? डेंसिटी आपका डिक्रीज करने लगेगा और वॉल्यूम इंक्रीज करने लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। जब हम लोग वाटर को हीट करेंगे 0 to 10 डिग्री सेल्सियस तक, तो पहले तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि डेंसिटी इंक्रीज होगा। और इसके बाद क्या होगा? डेंसिटी आपका डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे मिनिमम है और यहाँ पे डेंसिटी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। फिर यहाँ से इंक्रीज करने लगा है और डेंसिटी आपका डिक्रीज करने लगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन कैन टेक प्लेस इन। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है सॉलिड एंड लिक्विड, ऑप्शन बी है सॉलिड एंड वैक्यूम, ऑप्शन सी है गैसेज एंड लिक्विड, ऑप्शन डी है वैक्यूम एंड गैस। सही आंसर क्या होगा? तो जो हीट का ट्रांसफ़र होता है 3 तरीके से होता है, कंडक्शन से, कन्वेक्शन से और रेडिएशन से। कंडक्शन में क्या होता है? जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है ना, तो क्या होता है? कंडक्शन होता है। जैसे मान लो कि एक आयरन रॉड है, ठीक है, और यहाँ पे कोई स्टोव है, यहाँ पे मैंने रॉड को रख दिया, तो रॉड क्या होगा? धीरे 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 गर्म हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो इसको बोलते हैं कंडक्शन। इसमें मॉलिक्यूल का एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता, ठीक है, एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता। यहाँ का हीट होगा, फिर इसे हीट करेगा, फिर इसे हीट करेगा, इसे हीट करेगा, मूवमेंट नहीं हो रहा है। बस डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के बाद तो क्या हीट हो रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बोलते हैं। कंडक्शन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तो इसे हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। दूसरा क्या होता है? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है? एक्चुअल मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का। कन्वेक्शन द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू ए फ्लूइड, लिक्विड या गैस कॉज्ड बाय मॉलिक्यूलर मोशन। जैसे हम लोग वाटर को बॉयल करते हैं ना, तो आपने देखा होगा बुलबुला उठता है ऊपर की तरफ, तो उसमें क्या होता है? डायरेक्ट मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का, तो उसे हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन। वाटर बॉयल करना, चाय बनाना, ये सब क्या हुआ? कन्वेक्शन हुआ। हीट इसमें ट्रांसफ़र कैसे होता है? कन्वेक्शन से। और एक होता है रेडिएशन। जैसे सन से जो रे आता है ना, वो क्या होता है? आपका रेडिएशन होता है। तो ये 3 तरीके होते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट के, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। कन्वेक्शन में क्या होता है? एक्चुअल मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का, एक्चुअल मूवमेंट होता है। और रेडिएशन में क्या होता है? जैसे सन से जो रे आती है वो आपका क्या होता है? रेडिएशन होता है। तो पूछ क्या रहा है? कन्वेक्शन किस में हो सकता है? तो कन्वेक्शन क्या होता है? सॉलिड में नहीं होता, ठीक है। सॉलिड में तो काफ़ी मॉलिक्यूल जो होते हैं टाइटली बंधे होते हैं। तो जो कन्वेक्शन होता है इसमें क्या होता है? एक्चुअल मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का, तो एक गैस और लिक्विड में होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गैसेज एंड लिक्विड।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो पहला तो सही है। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं? इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इमिट करते हैं। इनको कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस। अच्छा, आपको कमेंट में बताना है वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है या नहीं। और ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं या वार्म करते हैं अर्थ को, जो कि जिसे क्या बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस भी जरूरी है, नहीं तो अगर ग्रीन हाउस गैस बिल्कुल ही ना हो, तो अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो अर्थ क्या होगा? बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी जरूरी है, लेकिन एक लिमिट के बाद क्या होता है, वो अर्थ के लिए सही नहीं है, डैमेज करता है। तो जो पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो पहला सही है। हमें क्या चूज करना है? इनकरेक्ट चूज करना है। बी क्या है? अच्छा, पहले सी पे आते हैं। व्हेन थर्मल रेडिएशन फॉल ऑन बॉडी इट इज़ पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली एब्जॉर्ब। जब भी किसी परिवेश पे थर्मल रेडिएशन गिरता है, फॉल करता है, तो यह पार्शियली रिफ्लेक्टेड, कुछ पार्ट क्या होता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, और कुछ पार्ट अवशोषित हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। बिल्कुल सही है, कुछ केस को छोड़ दिया जाए जैसे ब्लैक बॉडी। डी क्या है? द इन्हेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट में रिजल्ट इन एक्सपेंशन ऑफ डिजर्ट। तो जाहिर सी बात है, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ही बढ़ने लगेगा तो अर्थ टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो एक्सपेंशन ऑफ डिजर्ट भी होगा। तो डी भी आपका सही है। हमें क्या चूज करना है? कौन सा इनकरेक्ट है? तो ऑप्शन बी पे आते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, साइज, शेप एंड मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये गलत है। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है ये केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ना कि साइज पे, शेप पे, मटेरियल पे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ये आपका गलत है। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है किस पे डिपेंड करता है? ओनली टेम्परेचर। तो हमें चूज करना था इनकरेक्ट, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ब्लैक बॉडी के बारे में जान लो। जो ब्लैक बॉडी रेडिएटर होता है इज एनी ऑब्जेक्ट दैट इज परफेक्ट इमिटर एंड ए परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन। जो ब्लैक बॉडी होता है ये क्या होता है? परफेक्ट इमिटर होता है और परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है रेडिएशन का। जब हम लोग ब्लैक बॉडी को हीट करेंगे ना, और एक ऐसे टेम्परेचर पे काफ़ी ज़्यादा हीट करेंगे, हाई टेम्परेचर पे, तो क्या होगा? ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन को ना कम्प्लीटली इमिट कर देगा, पूरे तरीके से रेडिएशन को इमिट कर देता है ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी को हम लोग रेफर करते हैं परफेक्ट इमिटर एज वेल एज परफेक्ट एब्जॉर्बर। अब दो इंपॉर्टेंट लॉ है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। एक है आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है, बस फॉर्मूला और उससे क्या रिलेशन बनता है इतना ही पूछता है मैक्सिमम। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या है? द एनर्जी ऑफ थर्मल रेडिएशन इमिटेड पर यूनिट टाइम बाई ए ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया इज गिवन बाई सिग्मा ए टी टू द पावर 4। द एनर्जी ऑफ थर्मल रेडिएशन emitted per unit time by a black body of surface area A is given by sigma A t to the power 4। यहाँ पे U क्या है? एनर्जी ऑफ थर्मल रेडिएशन इमिटेड पर यूनिट टाइम, जो कि पावर होता है किसके बराबर होता है? सिग्मा ए टी टू द पावर 4। यहाँ पे सिग्मा क्या है? स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, या स्टीफन कांस्टेंट भी बोलते हैं सिंपल, जिसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8। ये वैल्यू याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्टीफन कांस्टेंट। तो आपको याद रखना होगा कितनी वैल्यू होती है? 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन का पावर 4। यहाँ पे टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में मेजर करते हैं, तो यूनिट भी याद रखना है। स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वाट। यू क्या वाट ही है ना, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम। द एनर्जी ऑफ थर्मल रेडिएशन इमिटेड पर यूनिट टाइम है, तो ये पावर ही हुआ। तो यहाँ पे आपका हो गया वाट, एरिया नीचे इधर भेजोगे आप तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर का पावर 4 भेजोगे यहाँ पे, तो टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं, तो यूनिट कितनी हो जाएगी? वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन का पावर 4, ठीक है। तो ये स्टीफन कांस्टेंट की बात हो गई। अब ये तो बात हुई थी ब्लैक बॉडी की। अगर ब्लैक बॉडी ना हो तो ए बॉडी विच इज़ नॉट ब्लैक बॉडी इमिट लेस रेडिएशन देन ब्लैक बॉडी। याद क्या रखना है?
अगर कोई भी बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं है तो लेस रेडिएशन इमिट करेगा। किसके कंपेयर में? ब्लैक बॉडी के कंपेयर में। और इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है? E इक्वल टू ई सिग्मा ए टी टू द पावर 4। यहाँ पे E एक एक्स्ट्रा टर्म लग गया। E क्या होता है? E एक आपका कांस्टेंट है जिसे बोलते हैं इमिसिविटी। और इसकी वैल्यू जो होती है ना 0 से 1 के बीच में होती है। और E का सिग्निफिकेंस क्या है? E आपका बताता है, इमिसिविटी क्या बताता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना रेडिएशन कर सकता है। 1 किसके लिए होता है? ब्लैक बॉडी के लिए, क्योंकि क्या करता है ब्लैक बॉडी? एक कंप्लीटली इमिट कर सकता है, परफेक्ट इमिटर होता है। तो ई की इमिसिविटी कितनी होती है ब्लैक बॉडी के लिए? 1 होती है। और 0 किसके लिए होती है? 0 होती है कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। ई की वैल्यू 0 किसके लिए होती है? इमिसिविटी 0 किसके लिए होती है? कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। और 1 किसके लिए होता है? ब्लैक बॉडी के लिए। दूसरा आपका है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, सिंपल याद रखो। लेमडा टी कांस्टेंट होता है, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत है ही नहीं। लेमडा टी कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग बी मानते हैं, और इस बी की वैल्यू होती है 0.288 सेंटीमीटर केल्विन। किसके लिए? ब्लैक बॉडी के लिए। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में? अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, लेमडा टी इक्वल टू बी गिवन दे देगा, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी होती है? 0.288 सेंटीमीटर केल्विन। किसके लिए? ब्लैक बॉडी के लिए। ब्लैक बॉडी के लिए तो आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ देगा ये कौन सा लॉ है, तो आपको याद होना चाहिए कौन सा लॉ है? वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which one of the following is the general law of conservation of energy in which energy transfer from या to the surrounding is taken into account? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है। कौन सा लॉ? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये क्या होता है? ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो ये आपका क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जहाँ भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिख जाए आंसर क्या मारोगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और मैथमेटिकली इसे लिखते हैं डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्लू। जो कोई हीट ऐड करते हैं किसी सिस्टम में तो पूरा का पूरा वर्क डन में नहीं जाता, कुछ आपका चला जाता है इंटरनल एनर्जी में, ठीक है। तो ये आपका किसने बताया था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साउंड वेव कैन ट्रेवल। आपके पास ऑप्शन है इन वैक्यूम, ऑप्शन बी है ओनली इन सॉलिड, ऑप्शन सी है ओनली इन गैस, ऑप्शन डी है बोथ इन सॉलिड एंड गैसियस मीडियम। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो देखो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। साउंड वेव क्या होता है? मैकेनिकल वेव होता है। साउंड वेव आपका मैकेनिकल वेव होता है, मैकेनिकल वेव होता है। और बेसिकली मैकेनिकल वेव 2 तरीके के होते हैं। एक आपका होता है ट्रांसवर्स और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य। और ट्रांसवर्स को क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ हिंदी में भी बता दे रहा मैं। अब देखो दोनों में फ़र्क क्या है। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है ना, अनुदैर्ध्य तरंग, इसमें जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है ये पैरेलल होता है टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है? जो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है ये समानांतर होता है, पैरेलल होता है टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। और ट्रांसवर्स में क्या होता है? इसमें जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है ना ये आपका परपेंडिकुलर होता है टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, और इसमें क्या होता है? पैरेलल होता है। पहला चीज़। दूसरा चीज़, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है ये आपका सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों में हो सकता है, जबकि ट्रांसवर्स वेव जो होता है अनुप्रस्थ तरंग ये आपका होता है सॉलिड एंड लिक्विड में, गैस में नहीं होता, ठीक है। सॉलिड एंड लिक्विड में होता है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो याद रखना है। तो 2 बेसिक डिफरेंस क्या हुआ?
मैकेनिकल वेव बेसिकली दो तरीके के होते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। एक होता है ट्रांसवर्स और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स को क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। लॉन्गिट्यूडनल को अनुदैर्ध्य तरंग। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है? जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है आपका पैरेलल होता है टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग में जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर, लंबवत होता है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, वेव प्रोपेगेशन। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी, गैस में भी। जो ट्रांसवर्स वेव होता है अनुप्रस्थ तरंग, ये आपका सॉलिड और लिक्विड में होता है। तो याद क्या रखना है आपको? साउंड वेव किस तरीके का वेव हुआ? तो मैकेनिकल वेव होगा ही। मैकेनिकल वेव का मतलब क्या होता है? जिस वेव के लिए मीडियम की आवश्यकता हो वो क्या होता है? मैकेनिकल वेव। और नॉन मैकेनिकल वेव को मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैकेनिकल वेव को मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। अब साउंड वेव क्या हुआ? जाहिर सी बात एक मीडियम चाहिए। अब वैक्यूम में बिल्कुल नहीं बोल सकते, आपकी आवाज़ ही आगे नहीं जाएगी। तो साउंड क्या हुआ? आपका मैकेनिकल वेव हो गया और साथ ही साथ क्या हुआ? लॉन्गिट्यूडनल वेव भी है। ठीक है, साउंड वेव क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव भी है, अनुदैर्ध्य तरंग भी है। तो ऑप्शन में अगर मिल जाए मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों, तो दोनों आंसर आपका सही होगा। ठीक है। अच्छा, एक ऐसे वेव का नाम बताना है आपको कि जो कम्बिनेशन है किसका? लॉन्गिट्यूडनल वेव का और ट्रांसवर्स वेव का। तो आपको जो वाटर वेव होता है ना, वाटर वेव, ये आपका कम्बिनेशन होता है अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग का। अब क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ क्या रहा है? साउंड वेव कैन ट्रेवल। तो साउंड वेव आपका वैक्यूम में तो नहीं कर सकता, तो ये तो गलत हो गया। वनली इन सॉलिड, केवल सॉलिड में करता ही है, लेकिन लिखा है वनली इन सॉलिड, ये गलत हो गया। वनली इन गैस, ये भी गलत है। बोथ इन सॉलिड एंड गैसियस मीडियम, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिलीज हीट। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। ट्रिकी टाइप का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा यहाँ से। तो ये आपका सॉलिड हो गया, ये आपका लिक्विड हो गया और ये आपका गैस हो गया। इसको हम लोग मान लेते हैं हायर स्टेट। ठीक है, हायर स्टेट, इसको लोअर स्टेट। तो जब हम लोग हायर से लोअर स्टेट जाएंगे ना, तो क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब होगा। जब हम लोग हायर से लोअर जाएंगे ना, तो हीट क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा, अवशोषित होगा। हीट क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। और जब हम लोग लोअर से हायर स्टेट में जाएंगे तो हीट क्या होगा? रिलीज होगा। बस ये दिमाग में बैठा लो। हायर से लोअर जाएंगे हीट एब्जॉर्ब होगा, लोअर से हायर जाएंगे हीट क्या होगा? रिलीज होगा। अब देखो, पहले पे आते हैं, आपको बताना है कौन से प्रोसेस में हीट रिलीज हो रहा है। कंडेंसन। तो कंडेंसन में क्या होता है? कंडेंसन में क्या होता है? जो वाटर वेपर होता है आपका लिक्विड बन जाता है, मतलब गैस से लिक्विड बन रहा है। वाटर वेपर जो होता है वो क्या होता है? लिक्विड बन जाता है। मतलब लोअर से आपका क्या आ रहा है? हायर स्टेट आ रहा है, लोअर से हायर स्टेट आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या होगा? हीट रिलीज होगा। ठीक है, तो नहीं बोलते कंडेंस हो गया कोई भी चीज़। तो गैस से लिक्विड की तरफ देखा जाए तो आपका यहाँ पे लोअर से हायर स्टेट जा रहा है ना, तो हीट रिलीज होगा। तो पहले में आपका क्या होगा? हीट रिलीज होगा। वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण, इसमें क्या होता है? लिक्विड से गैस बनता है ना, लिक्विड से गैसियस फॉर्म वाटर वेपर में चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? हायर से लोअर स्टेट में जा रहा है। हायर से हायर लिक्विड है, गैस लोअर है, तो हायर से लोअर जा रहा है, मतलब यहाँ पे हीट क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। तो सेकेंड आपका गलत हो गया। तीसरा क्या है? फ्रीजिंग। अब तो फ्रीजिंग में क्या होता है? लिक्विड से सॉलिड, कोई आइस है, फ्रीज होकर बर्फ बनता है, मतलब क्या हुआ? लिक्विड से सॉलिड बना। इसका मतलब क्या हुआ? लोअर से हायर गया, लोअर से हायर गया। तो जब लोअर से हायर जाता है, मैंने क्या बताया? हीट क्या होगा? रिलीज होगा। तो इसमें हीट क्या हुआ? रिलीज होगा। मेल्टिंग, मेल्टिंग में क्या होता है? जैसे मान लो कि आइस पिघल गया, तो सॉलिड से लिक्विड हुआ ना, तो मतलब हायर से लोअर, तो यहाँ पे हीट क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब होगा, ना कि रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि हायर से लोअर स्टेट में जा रहा है, तो हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा। कंसेप्ट समझ में आया? तो सही आंसर क्या होगा? 1 और 3, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1 और 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, 99% काम करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉग। तो इसको क्वेश्चन को देखने से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जान लेते हैं।
यहाँ पे मान लो 3 जार रखा हुआ है, 3 जार है। कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में देख लेते हैं और ये बहुत ही काम में आएगा। जार 1, जार 2 और ये जार 3 है। यहाँ पे हमने क्या किया कि वाटर, हाफ वाटर है और इसमें क्या किया हमने, नमक डाल दिया, सोडियम क्लोराइड नमक डाल दिया। अब इस सॉल्यूशन को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब ये सॉल्यूशन अच्छे से मिक्स हो जाता है, उसको अच्छे से मिला लेते हैं नमक को, तो नमक का पार्टिकल बिल्कुल नहीं दिखता। नमक का पार्टिकल बिल्कुल नहीं दिखता, इसको बोलते हैं हम लोग होमोजेनियस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? होमोजेनियस सॉल्यूशन बोलते हैं। और इसमें पार्टिकल की साइज जो होती है ना 1 नैनोमीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नैनोमीटर टू 0.1 नैनोमीटर होती है। किसमें? होमोजेनियस सॉल्यूशन में। अब एक दूसरा जा रहा है यहाँ पे, इसमें क्या किया हमने, वाटर लिया। अच्छा, वाटर को क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और जो चीज डालते हैं उसे क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे सॉल्वेंट क्या हुआ, वाटर हुआ सॉल्वेंट, और सॉल्यूट क्या हुआ, सॉल्यूट आपका क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड नमक हो गया। अब यहाँ दूसरे जार में आते हैं, वाटर से फिल कर दिया, इसमें क्या किया हमने, सैंड डाल दिया, बालू। अब इसे कितना भी मिला लो, वो क्या होगा, धीरे धीरे सैंड नीचे आ जाएगा और हम लोग इसे नेक्ड आई से देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है। और इसमें क्या था कि हम लोग नेक्ड आई तो दूर की बात है, माइक्रोस्कोप की भी मदद से हम लोग नहीं देख सकते पार्टिकल को। तो ये क्या होता है, होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है। और इसमें क्या है, सैंड है, सैंड को अब कितना भी मिला लो सैंड नहीं मिलने वाला है पानी में, सैंड क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो ये क्या होता है, एक किस टाइप का सॉल्यूशन हो गया, हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन। हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन हो गया। सस्पेंशन बोलते हैं, सस्पेंशन। और इसे बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। अब इन दोनों के बीच में एक और सॉल्यूशन आता है जिसे हम लोग बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे पार्टिकल का रेंज क्या होता है, साइज 10⁻³ नैनोमीटर। अब एक तीसरा सॉल्यूशन होता है जो इन दोनों के बीच में आता है, जिसे बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे मान लो वाटर है, ये वाटर है, इसमें हमने स्टार्च डाल दिया और जब आप इसे मिक्स करोगे ना, तो ये भी क्या होता है आपका हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन ही होता है। ये भी आपका क्या होता है, हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन ही होता है। इसमें क्या फ़र्क है, इसमें जो पार्टिकल साइज होता है इन दोनों के बीच में होता है। पार्टिकल साइज एग्जाम में पूछता है, तो इसमें जो पार्टिकल साइज होता है ना, ये आपका होता है 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में होता है पार्टिकल साइज। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज क्या होता है, 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर। जब इसमें हम लोग ने स्टार्च मिला दिया या जो आटा होता है आटा मिला दिया, तो जब अच्छे से मिला दोगे ना तो आपको दिखेगा नहीं फ़र्क। ठीक है, ये फ़र्क कब दिखेगा, नेक्ड आई से तो दिखेगा ही नहीं, जब हम लोग हाई पावर माइक्रोस्कोप से दिखेंगे ना तभी दिख सकता है, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो होता तो है, क्या होता है आपका हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन ही होता है। इसकी साइज़ क्या होती है, 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर। और किस टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन होता है। अब जैसे मान लो कि आप घर में सत्तू मिलाते हो ना, ये भी क्या हुआ आपका, कोलाइडल सॉल्यूशन हुआ। ब्लड क्या हुआ, कोलाइडल सॉल्यूशन हुआ। तो ये आपका होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। अब इसमें 2 टर्म है जिससे आप याद रखो। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं और सोल्यूट बोलते हैं ना, जैसे वाटर और सोडियम क्लोराइड हुआ। तो इसमें वाटर क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ, और सोडियम क्लोराइड क्या हुआ, सोल्यूट हुआ। लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिस्पर्स फेज यूज करते हैं और डिस्पर्सन मीडियम यूज करते हैं। सॉल्वेंट की जगह पे कोलाइडल डिस्पर्सन में हम लोग 2 टर्म यूज करते हैं। एक आपका होता है डिस्पर्स फेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और एक आपका होता है डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम ये सॉल्वेंट होता है बेसिकली, ठीक है, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में हम लोग यूज करते हैं डिस्पर्सन मीडियम। और एक क्या होता है सोल्यूट। जैसे मान लो कि ये यहाँ पे वाटर है और हमने इसमें सत्तू डाल दिया, सत्तू डाल के मिला लिया अच्छे से, तो वाटर क्या हुआ, डिस्पर्सन मीडियम हुआ। और क्या डाला था हमने, सत्तू डाला था, वो क्या हुआ, डिस्पर्स फेज हुआ, ठीक है, वो क्या हुआ, डिस्पर्स फेज हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉग। अब यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम है 8 होता है। डिस्पर्स फेज सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम, सॉलिड। तो टाइप ऑफ कोलाइड क्या बनता है, सॉलिड सोल बनता है। ये सम कलर्ड ग्लासेस हुआ, जेम स्टोन हुआ, एक क्या होता है, कौन सा कोलाइड होता है, सॉलिड सोल होता है। फिर एक होता है सोल, जिसमें डिस्पर्स फेज क्या हुआ, सॉलिड हुआ, और डिस्पर्सन मीडियम क्या हुआ, लिक्विड हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ, सॉलिड किस में है, लिक्विड में गया है, ठीक है, सॉलिड किस में गया है, लिक्विड में गया है, तभी तो डिस्पर्सन मीडियम क्या हुआ, लिक्विड हुआ, और डिस्पर्स फेज क्या हुआ, सॉलिड हुआ। एग्जाम्पल आपका हो गया पेंट, सेल फ्रूट्स, ठीक है। फिर आप आ जाओ एरोसोल, इसमें डिस्पर्स फेज क्या होता है, सॉलिड होता है, डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, गैस होता है। इसका मतलब क्या हुआ, सॉलिड गैस में गया, सॉलिड किस में गया, गैस में है। स्मोक, डस्ट, वैसे ही आप डिटेल देख सकते हो, ठीक है, पीडीएफ में दे दूंगा, आप वहाँ से डिटेल आप पढ़ लेना। बाकी मैंने समझा दिया है कि डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, डिस्पर्स फेज क्या होता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, which type of colloidal system is expressed in the fog। तो फॉग में क्या होता है, लिक्विड इन ए गैस। लिक्विड किस में होता है, गैस में होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से पूछते कि इसमें डिस्पर्सन मीडियम कौन है, डिस्पर्स फेज कौन है, तो लिक्विड किस में है, गैस में है ना, तो डिस्पर्सन मीडियम क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा, और लिक्विड क्या हो जाएगा, डिस्पर्स फेज हो जाएगा। लिक्विड क्या हो जाएगा, डिस्पर्स फेज हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फॉग है, तो डिस्पर्सन मीडियम क्या है, यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम गैस हो गया, और डिस्पर्स फेज क्या हो गया, लिक्विड हो गया। बात समझ में आ रही है, समझ आ गया होगा डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, डिस्पर्स फेज क्या होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलाइड। तो कर्ड भी होता है कोलाइड, ब्लड भी होता है, आइसक्रीम भी होता है, हनी नहीं होता। हनी क्या होता है, ये तो सुपर कूल्ड लिक्विड हो गया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं हनी में डिस्पर्सन मीडियम क्या है, डिस्पर्स फेज क्या है, बता सकते हो, नहीं बता सकते, तो ये क्या है, तो सुपर लिक्विड हुआ है। अच्छा, ब्लड में जो डिस्पर्सन मीडियम होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है, जो प्लाज्मा डोनेट करते हैं प्लाज्मा होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द सॉफ्टेस्ट मिनरल टॉल्क सोप स्टोन इज मेनली। तो ये बेसिकली क्या होता है, मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, और इसका फार्मूला क्या होता है, Mg3Si4O10OH2। याद रखना है, मैग्नीशियम सिलिकेट का फार्मूला क्या होता है, हाइड्रेटेड Mg3Si4O10OH2। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, तो सॉफ्टेस्ट मिनरल टॉल्क जिसको सोप स्टोन बोलते हैं, इस मेनली क्या होता है, मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। तो हाँ, पहला स्टेटमेंट सही है। नाइट्रिक एसिड से क्या, अच्छा इसको नाइट्रिक एसिड को कैसे लिखते हैं, HNO3, ठीक है, HNO3। और इससे क्या बनता है, अमोनियम नाइट्रेट बनता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट बनता है, जो क्या होता है, फर्टिलाइजर होता है। दूसरा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे लिखते हैं, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, बिल्कुल सही है। H2SO4 को जब अमोनिया से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनाएगा, अमोनियम सल्फेट, जो कि फर्टिलाइजर होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बोथ 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।